यदि मैं आपसे बोलूं कि मेरा एक सिस्टम है जिस पर एफ एक्सटर्नल बराबर 0 है, तो आप मुझे उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन के बारे में कुछ बता सकते हैं? आप बोलोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। सर हम जानते हैं कि एफ एक्सटर्नल बराबर मास इंटू एसीएम होता है। अगर सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा तो उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन भी क्या होगा? 0 होगा। अब मैं इसी सिस्टम की बात करता हूं और आपसे पूछता हूं कि आप क्या इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल कर सकता हूं कि अगर इस सिस्टम की बात की जाए तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की दो कंडीशंस हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती हैं? सर पहली कंडीशन तो यह हो सकती है कि यदि आपका सिस्टम इनिशियली चल रहा है, मतलब आपके सेंटर ऑफ मास पर कोई वेलोसिटी है, तो आपका सेंटर ऑफ मास उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से। अगर आपके सिस्टम इनिशियली रेस्ट में है, दूसरी कंडीशन क्या है? अगर आपका सिस्टम इनिशियली रेस्ट में है तो आपके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इनिशियली 0 होगी और फाइनली भी 0 ही रहेगी, वो कहीं नहीं चलेगा। तो मतलब दो कंडीशन हुई। अब मैं इस कंडीशन की बात करता हूं कि आपका सिस्टम इनिशियली किसमें है? रेस्ट में। अब क्या होता है? आपका सिस्टम इनिशियली रेस्ट में है और सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे आपस में इधर उधर चलने लगे। तो आप सोचकर बताइएगा, अगर सिस्टम के अंदर पार्टिकल आपस में चलने लगे तो क्या आपके सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं डिस्प्लेस होगा? आप बोलोगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर एफ एक्सन में बराबर 0 है। एफ एक्सन बराबर 0 है और इनिशियली आपका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है। तो माय डियर, अगर सिस्टम के अंदर पार्टिकल कहीं भी चले पर सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वही रहेगी जो पहले थी। अब इस चीज का यूज कर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला? आपके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन नहीं बदलेगी। अगर मैं इसको 0 रख देता हूं तो यहां से ये कंडीशन निकल कर आती है, जिसमें m1 क्या है? सिस्टम के अंदर कोई भी बॉडी जिसका मास है, आर डेल्टा r1 क्या है? वो उसका डिस्प्लेसमेंट, वो सिस्टम के अंदर कहां चला, सो ऑन m2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा r2 प्लस सो ऑन बराबर 0। इस चीज का यूज कर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं आपसे। उनमें से कुछ एक सवाल ये रहा, जैसे कि क्या बोल रखा है इस सवाल में कि एक आदमी है जिसका वजन 40 केजी है, जो कि 10 केजी के प्लैंक के ऊपर खड़ा हुआ है, इनिशियली रेस्ट में है। आपको बोल रखा है कि ये प्लैंक की लंबाई 20 मीटर है। प्लैंक और आदमी के बीच में जो भी सरफेस है उसमें फ्रिक्शन है और प्लैंक और सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है। आपसे बोला गया कि यह आदमी यहां से चलकर प्लैंक के आखिरी कोने में जाता है, तो आप बता दीजिए प्लैंक कितना डिस्प्लेस होगा। अब सबसे पहले सवाल ये उठ रहा होगा कि सर प्लैंक क्यों खिसकेगा? गौर से देखिए, फ्रिक्शन की नॉलेज से आप बता सकते हो कि अगर यह आदमी आगे जाएगा तो प्लैंक आपका पीछे आएगा। क्यों सर? गौर से देखिए, यह प्लैंक इस आदमी पर फ्रिक्शन किस दिशा में लगाएगा? आगे की तरफ। तो एक्शन रिएक्शन पेयर से मैं कह सकता हूं कि अगर यह प्लैंक इस आदमी पर फ्रिक्शन आगे की तरफ लगा रहा है तो माय डियर इस प्लैंक पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। ये तो फ्रिक्शन की नॉलेज की बात हो गई, पर सेंटर ऑफ मास से भी आप बता सकते हैं कि प्लैंक पीछे की तरफ जाएगा। क्यों सर? आप गौर से देखिए, मैं इस आदमी और प्लैंक को अपना सिस्टम मानता हूं। इनिशियली सिस्टम किसमें है? रेस्ट में। क्या इसमें बाहर से कोई फोर्स लग रहा है? नहीं सर। क्या इसका सेंटर ऑफ मास कहीं डिस्प्लेस होगा? नहीं सर, वो वहीं पर रहेगा जहां पर पहले था। आपका आदमी कहीं भी जाए, प्लैंक कहीं भी जाए, पर जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है वो वहीं पर रहेगी। अब जब आपका आदमी आगे जाएगा तो माय डियर आपके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, तो आपका प्लैंक कहां आएगा? पीछे। अब इस तरीके के सवालों को कैसे आप सॉल्व करते हैं, वो जो रिजल्ट निकाला था वो मैं आपको दिखाता हूं। मैं मान लेता हूं कि मेरा जो प्लैंक है वो कितना डिस्प्लेस होता है? मेरा जो प्लैंक है वो डिस्प्लेस होता है इस तरफ x। तो माय डियर फोकस होकर देखिएगा, मेरा आदमी कितना चला? अगर मेरा ये प्लैंक x डिस्प्लेस होता है तो मेरा आदमी कितना चलेगा? 20 - x। अब इसी को मैं उस इक्वेशन में रखता हूं, गौर से देखिएगा, यहां पर आदमी का मास मल्टीप्लाई बाय आदमी का डिस्प्लेसमेंट 20 - x, आगे की दिशा पॉजिटिव, पीछे की दिशा नेगेटिव, प्लस प्लैंक का मास मल्टीप्लाई बाय प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट -10 बराबर 0। तो गौर से देखिएगा, यहां से ये x कितना निकल के आ गया? 16 मीटर। मतलब आपका प्लैंक पीछे की तरफ 16 मीटर डिस्प्लेस हुआ होगा। अब गौर से देखिएगा, इस सवाल को करने के लिए मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताता हूं। आपको सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कौन आगे कौन पीछे। एक बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू ढेर सारे इस तरीके के प्रोफाइल के क्वेश्चन 1 मिनट भी नहीं लेंगे, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे। गौर से देखिएगा, इसी सवाल को मैं करता हूं अपनी ट्रिक के थ्रू। सबसे पहले आपको क्या करना है इस ट्रिक में कि जिस पर ये आदमी चल रहा है, जैसे ये प्लैंक पर चल रहा है, इसको पकड़ लीजिए। आपने इसको पकड़ लिया। अब इसको पकड़ने के बाद देखिए कि आदमी आपका प्लैंक पर कितना चल रहा है। कितना चल रहा है? सर प्लैंक की लंबाई 20 मीटर है, तो आदमी चला होगा, इसका मास 40 मल्टीप्लाई बाय 20। पहली चीज। अब आपको क्या कर देना है?
अब आपको इस प्लैंक को छोड़ देना है, अब इस प्लैंक को चलने देना है। तो माय डियर आप देखिए आपका प्लैंक पीछे कितना आया। आप बोलोगे सर हमारा प्लैंक आया -x पीछे। अब मास रखते वक्त ध्यान रखना है, क्या आपने जब छोड़ा इस प्लैंक के साथ साथ आदमी भी पीछे आया? सर बिल्कुल। तो मास रखते वक्त आपको किसका मास रखना है? इस प्लैंक और इस आदमी दोनों का मास रखना है। तो इस प्लैंक और आदमी का मास रखेंगे तो कितना आया? 40 + 10 मल्टीप्लाई बाय -x। अब गौर से देखिएगा, इसको बराबर कर दीजिए 0 के, तो यहां से x की वैल्यू वही निकल कर आ गई जो आपने पहले निकाली थी। तो आपको क्या करना है? सिंपल, पहले इस प्लैंक को पकड़ना है, आदमी को चलाना है, आदमी का मास मल्टीप्लाई बाय आदमी कितना चला, फिर इस प्लैंक को छोड़ देना है। जब आप प्लैंक को छोड़ रहे हैं तो मास ध्यान रखिएगा, प्लैंक के ऊपर आदमी भी है, प्लैंक प्लस आदमी का मास मल्टीप्लाई बाय प्लैंक पीछे कितना आया उसको बराबर 0 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी ट्रिक को यूज करने के लिए आपको मैं एक सवाल देकर छोड़ जाता हूं कि ये दो लोग हैं, ये अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर रहे हैं, ये 50 केजी का प्लैंक है, दूरी 10 मीटर है, आपको बताना है कि प्लैंक कितना डिस्प्लेस होगा।